हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे और सब बढ़िया। अच्छे से तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों, आज हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर जो अपनी फर्स्ट यूनिट है उसको कंटिन्यू करते हैं। बच्चों, इस प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे कोलोइडल सॉल्यूशन। जो कोलोइडल सॉल्यूशन है, हम लोग बच्चों उसकी बात कर रहे थे। और कोलोइडल सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज थी, हम लोग बच्चों प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे। और अब इन प्रॉपर्टीज के अंदर अपन नेक्स्ट बात अपनी शुरू करते हैं। देखें, कोलोइडल सॉल्यूशन जो है बच्चों, उसके अंदर नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है नंबर 4, ये बच्चों प्रॉपर्टी है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट बच्चों, टिंडल इफेक्ट जो है वो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। अब टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या है, अपन पहले वो समझ लेते हैं। सुनना बड़े ध्यान से। जैसे टिंडल इफेक्ट के अंदर क्या होगा, ये बच्चों अपने पास में एक पात्र है। ये अपने पास में एक पात्र है और इस पात्र के अंदर ये मान लो भरा हुआ है कोलोइडल सॉल्यूशन। इस पात्र के अंदर ये है कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन। अब हम लोग बच्चों इसके अंदर क्या करते हैं, ये अपने पास में प्रकाश है इस तरीके से, और ये जो प्रकाश है उसको हम लोग गुजारते हैं इस तरीके से एक लेंस के भीतर से। ये बच्चों यहां पर क्या है, एक लेंस है। लेंस की सहायता से हम लोग बच्चों क्या करते हैं, इस प्रकाश को एक विशेष दिशा के अंदर केंद्रित कर लेते हैं, यूं। तो बच्चों हमने क्या किया, लेंस की सहायता से इस प्रकाश को एक विशेष दिशा के अंदर केंद्रित कर लिया। और अब ये जो प्रकाश है, ये प्रकाश इस कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर हम लोग प्रवेश कराते हैं इस तरीके से, यूं। तो देखो बच्चों, हम लोग यहां पर कह सकते हैं, ये आपको यहां पे कण दिख रहे हैं कोलोइडल सॉल्यूशन के, ऐसे से। तो बच्चों कहने का मतलब यहां पर यह है कि टिंडल इफेक्ट जो है, ये टिंडल इफेक्ट कोलोइडल सॉल्यूशन दर्शाता है। लेकिन टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या है, हम पहले ये बात करते हैं। देखें, जैसे टिंडल इफेक्ट का मतलब बच्चों यहां पर ये होता है कि अगर आपके पास में कोलोइडल सॉल्यूशन है और इस कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर आप प्रकाश को प्रवेश कराते हैं। दोबारा सुन लो, कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर, कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर अगर हम लोग प्रकाश को प्रवेश कराते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर अगर हम लोग प्रकाश को प्रवेश कराते हैं, तो इस प्रकाश के प्रवेश करने की दिशा के लंबवत अगर आप इस कोलोइडल सॉल्यूशन को देखते हो, जैसे बच्चों इस दिशा से क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, और आप लोग इस प्रकाश की दिशा के लंबवत खड़े हो। देखो बच्चों, हम लोग यहाँ पर इस तरीके से खड़े हैं तो प्रकाश ऐसे जा रहा है, हम ऐसे देख रहे हैं, तो प्रकाश और बच्चों हमारे देखने के बीच में एंगल कितने का हो गया, कोण कितने का हो गया, 90 डिग्री का हो गया, लंबवत हो गए। अर्थात प्रकाश की दिशा के लंबवत खड़े होके अगर हम देखते हैं इस कोलोइडल सॉल्यूशन को, तो देखो बच्चों प्रकाश की दिशा के अंदर जो जो कण होते हैं वो आपको दिख जाते हैं। इसी को बोलते हैं टिंडल प्रभाव। दोबारा सुन लो एक बार, कहने का मतलब ये है, अगर कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर प्रकाश गिराया जाए तो इसको लंबवत दिशा से देखने पर हमें कोलोइडल सॉल्यूशन के जो कण होते हैं वो कण इस प्रकाश के अंदर दिखाई देते हैं, और प्रकाश के अंदर कोलोइडल सॉल्यूशन के कणों का दिखाई देना, इसको बच्चों क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो कहने का मतलब यहां पर क्या है बच्चों, कि टिंडल इफेक्ट जो होता है, इस टिंडल इफेक्ट के अंदर हमें तो बच्चों कोलोइडल सबस्टांस है, उनके हम पार्टिकल्स को आराम से देख सकते हैं।
अगर बच्चों आप इसको माइक्रोस्कोप से देखते हो, तो माइक्रोस्कोप से अगर आप इस कोलोइडल सॉल्यूशन को देखते हो तो आपको इस तरीके से कुछ स्थान दिखाई देते हैं। ये जो बाकी का स्थान है ये तो डार्क दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पे प्रकाश नहीं आ रहा। बच्चों यहाँ प्रकाश नहीं आ रहा, तो ये बच्चों यहाँ पे कौन सा जोन है, ये डार्क जोन है, यहाँ अंधकार होता है। जहां जहां बच्चों प्रकाश है, बस उस क्षेत्र के अंदर जहां जहां प्रकाश जा रहा है उस क्षेत्र में जो बच्चों कोलोइडल पदार्थ है आप सिर्फ उन्हीं को देख सकते हो। बात समझ रहे हैं? ये इसमें सीन है। अब इसके बाद में हाँ, माइक्रोस्कोप से अगर आप इस एरिया को देखते हो तो आपको ऐसी सी संरचना दिखाई देती है। बच्चों आपको यहाँ पे कुछ चमकीले आपको यहाँ पे कुछ चमकीले बिंदु, ब्राइट स्पॉट्स दिखाई देते हैं। और बच्चों ये जो ब्राइट स्पॉट्स है इनको बच्चों कहते हैं हालो। क्या बोलते हैं इनको? हालो बोलते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि कोलोइडल सॉल्यूशन जो होता है ये कोलोइडल सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट दर्शाता है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है वो सुन लो। अगर कोलोइडल विलयन के अंदर प्रकाश गिराया जाता है तो इस विलयन में जिस स्थान से प्रकाश गुजरता है उस स्थान पर आपको कोलोइडल कण आसानी से दिखाई देते हैं। इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि साहब जो कोलोइडल कण है वो कोलोइडल कण प्रकाश जो होता है इस प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं, डिस्पर्सन कर देते हैं। और जब बच्चों ये कोलोइडल कण प्रकाश का डिस्पर्सन कर देंगे तो वो प्रकाश आपकी आंखों में आएगा। दोबारा सुन लो बच्चों, बातों को समझने का प्रयास करो। जैसे ये यहाँ पर क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन, इधर प्रकाश आया तो इस सॉल्यूशन में जहां जहां से प्रकाश जा रहा है बच्चों वहां वहां पे कोलोइडल कण क्या करेंगे, ये कोलोइडल कण आने वाले प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं। जिससे ये कोलोइडल कण प्रकाश को जब प्रकीर्णित कर देते हैं तो ये प्रकाश अपनी आंखों तक पहुंचता है और बच्चों हमें ये यहाँ पे पार्टिकल्स दिखाई दे लेते हैं। इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। अगर आप इसको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हो तो कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर ये जो आपके यहाँ पर कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर ये जो आपको यहाँ पे डार्क क्षेत्र के अंदर ब्राइट स्पॉट दिख रहे हैं, जो चमकीले बिंदु दिखते हैं, ये बच्चों यहाँ पे चमकीले बिंदु क्या है, ये वास्तव में यहाँ पे कोलोइडल कण ही होते हैं जो प्रकाश को प्रकीर्णित कर रहे होते हैं। इन्हें हालो कहा जाता है। ओके, आगे चलते हैं अपन। ओके, अब इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। जैसे अगली जो बच्चों यहाँ पे प्रॉपर्टी है ये है ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट इसे हम लोग कह सकते हैं ब्राउनियन गति। ब्राउनियन गति बच्चों कोलोइडल सॉल्यूशन जो होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन जो होता है ये कोलोइडल सॉल्यूशन ब्राउनियन गति, ब्राउनियन मूवमेंट दर्शाता है, दर्शाता है। अर्थात कोलोइडल सॉल्यूशन के द्वारा ब्राउनियन गति दिखाई देती है। अब बच्चों ब्राउनियन गति है क्या, आओ करते हैं इसके बारे में चर्चा। जैसे ये बच्चों अपने पास में है एक पात्र, एक कंटेनर, और इस पात्र के अंदर हमने भर रखा है कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन। ये बच्चों हमने भर दिया इस पात्र के अंदर। बात समझ रहे हैं? अब इस कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं विलय के, सोल्यूट के। ये बच्चों यहां पर क्या है, पार्टिकल्स है।
बच्चों यहाँ पे हर पार्टिकल्स क्या करता है, टेढ़ी मेढ़ी गति करता है। जैसे सपोज बच्चों ये पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल इधर गया, फिर उस अणु से टकराया, फिर और किसी से टकराया, फिर और किसी से टकराया। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर, कोलोइडल विलयन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स जिग जैग गति करते रहते हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं। कोलोइडल विलयन के अंदर सभी पार्टिकल्स, बच्चों एक पार्टिकल्स की बात नहीं है, एक का तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। इस कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर सभी पार्टिकल्स टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं, जिग जैग गति करते रहते हैं। और ये जो बच्चों यहाँ पे जिग जैग गति होती है, ये जो यहाँ पे जिग जैग गति होती है बच्चों, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन का अगला गुण है ब्राउनियन गति। कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर जो कण होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, ये बच्चों पार्टिकल्स क्या करते हैं, ब्राउनियन गति करते हैं। बच्चों ब्राउनियन गति का मतलब होता है कि ये कण जिग जैग गति करते रहते हैं, ये कण टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं। सभी कण इस दिशा में जा रहे हैं, कोई उस दिशा में जा रहा है, कोई इस दिशा में जा रहा है। इस तरीके से कणों का टेढ़ा मेढ़ा गति करते रहना, इसको बच्चों बोलते हैं जिग जैग गति, और इसी को बच्चों बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। समझ रहे बात को, ये इसमें सीन है। नेक्स्ट कैरेक्टर, ओके। अगला जो बच्चों यहां पर है वो अपने पास में आता है नंबर 6 कैरेक्टर। इसको बच्चों बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। बच्चों कोलोइडल सॉल्यूशन का जो अगला कैरेक्टर है वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसे बच्चों कहा जाता है वैद्युत कण संचलन। ये बच्चों क्या है, वैद्युत कण संचलन है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है। अब देखो बच्चों इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, विद्युत कण संचलन क्या है, आओ करते हैं इसके बारे में हम चर्चा। देखें, ये बच्चों अपने पास में इस तरीके से एक व्यवस्था है इलेक्ट्रोड्स की, यूं। ये बच्चों अपने पास में एक व्यवस्था है ऐसे से। यहां पर ये जो बच्चों आप देख रहे हो, ये है इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि के दो सिरे। ये जो बच्चों यहाँ पे सिरा है, सपोज ये यहाँ पे प्लस इलेक्ट्रोड है, और ये बच्चों यहाँ पे माइनस इलेक्ट्रोड है। एक तो बच्चों यहाँ पे कौन सा है, प्लस है, एक बच्चों यहाँ पे कौन सा है, माइनस है। प्लस सिरा जो होता है उसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बच्चों बोलते हैं कैथोड, और जो माइनस इलेक्ट्रोड है उसको बच्चों बोलते हैं एनोड। हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि कोलोइडल सॉल्यूशन जो होता है वो कोलोइडल सॉल्यूशन इलेक्ट्रोफोरेसिस दर्शाता है। लेकिन बच्चों इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या है वो आपको पता होना जरूरी है। तो याद रखना इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर ये बच्चों यहाँ पर एक तंत्र है, एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था के अंदर, इस सिस्टम के अंदर अपने पास में दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक होता है बच्चों यहाँ पर कैथोड, और एक बच्चों यहाँ पे होता है एनोड। बच्चों याद रखना कि कोलोइडल सॉल्यूशन जो होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन जो होता है, इस कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर कुछ ना कुछ बच्चों आवेश होता है कणों पर। कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर जो कण पाए जाते हैं उन पर आवेश होता है, और बच्चों कणों पर जो आवेश होता है उसी के कारण तो क्या था, उन कणों में रिपल्सन, प्रतिकर्षण होता था, जिससे वो जिग जैग गति करते थे, जिसको आपने ब्राउनियन गति कहा था। तो मान लो बच्चों यहाँ पे आपने डाल दिया सॉल्यूशन,
ये आपने पढ़ दिया यहां पर कोलोइडल सॉल्यूशन ऐसे से। अब इस कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर मान लो बच्चों मैं ऐसे मान लेता हूं कि साहब इसमें जो कण है उस पर माइनस आवेश है, तो अपन ऐसे मान लेते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स है इन पार्टिकल्स के अंदर ये माइनस आवेश वाले पार्टिकल्स है। तो बच्चों याद रखना अगर कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर जो कण जाते हैं उन पर माइनस का आवेश होता है तो माइनस का आवेश होने पर हम उनको बोलते हैं केटाइन और ये गति करते हैं। बच्चों कोलोइडल कण पर कौन सा आवेश है माइनस का, तो माइनस किस तरफ गति करता है प्लस की तरफ गति करता है ऐसे। तो देखो बच्चों हम कह सकते हैं कि कोलोइडल सॉल्यूशन जो होता है अगर इसको इलेक्ट्रोडों के अंदर डाल दिया जाए तो कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चों ये पार्टिकल्स अपने विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की तरफ गति करते हैं और कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर कणों का ये बच्चों परिभाषा है कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर कणों का अपने विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की तरफ जाना विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की तरफ जाना इसी को बच्चों क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई कोलोइडल सॉल्यूशन में पाए जाने वाले पार्टिकल्स का विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की तरफ जाना इसी को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। तो इसी का नाम है इलेक्ट्रोफोरेसिस। बात समझ रहे हैं, ये बच्चों यहाँ पे सीन है। अब इस क्वेश्चन को बच्चों हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, प्रश्न आता है कि साहब कोलोइडल सॉल्यूशन जो है कोलोइडल विलयन जो है उनके गुण धर्मों का वर्णन कीजिए समझाइए। तो बच्चों उनके अंदर हम लोग बहुत सारे प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, उनमें से एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर क्या होता है बच्चों, बड़ा सिंपल तरीका होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर हम लोग ऐसी व्यवस्था करते हैं जिसमें एक तरफ होता है एनोड एक तरफ होता है कैथोड। अब इस कोलोइडल सॉल्यूशन को इस व्यवस्था में डालने पर इस ट्यूब में डालने पर हम ये देखते हैं कि कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की तरफ गति करते हैं और इसी क्रिया को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। आगे देखते हैं अगला नेक्स्ट अगली जो बच्चों प्रॉपर्टी है कोलोइडल सॉल्यूशन की उसकी चर्चा करते हैं। देखा तो बेटा जी नेक्स्ट यहां पर जो प्रॉपर्टी है नंबर 7 प्रॉपर्टी, इसका बच्चों नाम होता है अवक्षेपण। अवक्षेपण इसे कहा जाता है कोगुलेशन। अर्थात जो बच्चों कोलोइडल सॉल्यूशन होता है ये कोलोइडल सॉल्यूशन अपने आप में जो अवक्षेपण है उस अवक्षेपण को भी दर्शाता है। कैसे, जैसे मान के चलो आप ये बच्चों यहाँ एक कोलोइडल सॉल्यूशन का कण है, ये बच्चों यहाँ पर एक पार्टिकल है एक कण है जो कि कोलोइडल सॉल्यूशन का है। ठीक है, ये जो बच्चों यहाँ पे पार्टिकल आप देख रहे हो, ये जो बच्चों यहाँ पर एक कण जो आप देख रहे हो, सपोज ये है हाइड्रोफिलिक पार्टिकल। अर्थात ये जो बच्चों आप देख रहे हो
ये है जल स्नेही कण। अब क्योंकि ये जल स्नेही कण है तो बच्चों जल स्नेही पार्टिकल जो है वो क्या करेगा, अपनी तरफ जल को आकर्षित करेगा। अर्थात जल स्नेही वो होता है, अर्थात जल स्नेही वो होता है जिसके चारों तरफ जल पाया जाता है। ये जो बच्चों आप यहां पर देख रहे हैं ये है वाटर, ये है जल। ठीक है बच्चों, ये जो आप देख रहे हो वो क्या है, ये बच्चों यहां पे है हाइड्रोफिलिक पार्टिकल, जल स्नेही कण। अब इसके बाद बच्चों क्या होगा, हाइड्रोफिलिक पार्टिकल जो है, जो बच्चों जल स्नेही कण है, इस पर बच्चों कुछ ना कुछ क्या होता है, आवेश होता है। तो मान लेता हूं कि साहब इस पर माइनस का आवेश है, कोलोइडल कण है, तो कोलोइडल कण के ऊपर बच्चों क्या होता है, कोलोइडल कण के ऊपर आवेश होता है। मान लो इस कोलोइडल कण के ऊपर माइनस का आवेश है और ये कोलोइडल कण हाइड्रोफिलिक प्रवृत्ति का है, जल स्नेही प्रवृत्ति का है। तो बच्चों क्या होगा, हम लोग इस कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स बोले तो विद्युत अपघट्य जो होते हैं उनको मिला देते हैं। अर्थात विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट्स जो है बच्चों उनको मिला दिया। अब बच्चों विद्युत अपघट्य वो होता है जो सॉल्यूशन में जाके टूट जाता है दो आयनों के अंदर। जैसे बच्चों NaCl है तो वो सॉल्यूशन में जाएगा और टूट जाएगा Na+ के अंदर और Cl- के अंदर। समझ रहे बात को। तो जब आप यहां पर विद्युत अपघट्य डाल दोगे तो वो सॉल्यूशन में जाकर टूट जाता है दो आवेशों के अंदर, एक प्लस आवेश और एक माइनस आवेश। अब बच्चों क्या होगा, वो जो प्लस आवेश है वो प्लस आवेश इस माइनस आवेश के साथ क्रिया कर लेगा और जब वो प्लस आवेश इस माइनस आवेश के साथ क्रिया कर लेगा तो कोलोइडल कण जिन पर पहले माइनस का आवेश था अब वो प्लस के आवेश के साथ क्रिया करके उदासीन हो जाते हैं। ये लो बच्चों, ये है कोलोइडल कण और चारों तरफ ये बच्चों यहां पर जल है। जल क्यों है, क्योंकि साहब ये जल नहीं है, इसके चारों तरफ जल पाया जाता है। देखो बच्चों यहाँ पे आवेश था, आपने उस आवेश को खत्म कर दिया। आपने आवेश को खत्म कैसे कर दिया, मान लो बच्चों इस पर माइनस का आवेश था तो आपने सॉल्यूशन में क्या डाल दिया, NaCl डाल दिया, Na+ और Cl-। बात समझ रहे। अब बच्चों क्या होगा कि वो जो वहां पर इस पर माइनस आवेश था, ये बच्चों माइनस आवेश जो होता है वो क्या करता है, इस विद्युत अपघट्य के इस विद्युत अपघट्य के प्लस आवेश के साथ क्रिया कर लेता है। अर्थात विद्युत अपघट्य का प्लस आवेश इस माइनस आवेश को उदासीन कर देता है। अगर आप इसको लिखोगे कॉपी के अंदर बच्चों साथ साथ बैठे बैठे लिखते रहा करो, ठीक है, साथ साथ लिखते रहा करो, बीच बीच में वीडियो को पॉज कर लिया करो, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में उतार लिया करो ताकि आपको याद रहे, है ना। आप कैसे लिखोगे, कोलोइडल सॉल्यूशन अवक्षेपण की क्रिया दर्शाता है। जैसे ऐसा कोलोइडल सॉल्यूशन जिसका कण जल स्नेही प्रवृत्ति का होता है तथा जिसके चारों तरफ जल का घिरा पाया जाता है, जब उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स को मिलाते हैं, विद्युत अपघट्य को मिलाते हैं, तो विद्युत अपघट्य के कारण इस पर उपस्थित आवेश उदासीन हो जाता है। और अगर बच्चों आवेश उदासीन हो जाता है, अगर आवेश उदासीन हो जाता है तो बच्चों इस तरीके से देखो, हमने यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लिखा है, इस तरफ बात करते हैं। ये मान लो बच्चों यहाँ पर कोलोइडल पार्टिकल है और ये बच्चों ऐसा कोलोइडल पार्टिकल है जो कि हाइड्रोफोबिक है, जो कि हाइड्रोफोबिक पार्टिकल है। बच्चों क्या है, हाइड्रोफोबिक पार्टिकल है। अब इसके बाद में बच्चों क्या होगा, हाइड्रोफोबिक पार्टिकल है और मान लो बच्चों इस पार्टिकल के ऊपर आवेश किसका है, माइनस का है, लेकिन बच्चों ये हाइड्रोफोबिक है, जल विरोधी है। अर्थात जल विरोधी का मतलब क्या होता है, जो जल का विरोध करे,
जो अपने पास में जल को आने नहीं दे, जल इसके साकड़े नहीं आएगा। तो देखो बच्चों चारों तरफ यहाँ पे हम कोई जल नहीं बनाएंगे। हम बच्चों सीधा क्या करते हैं, अब इस सॉल्यूशन के अंदर डाल देते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स को डाल देते हैं, बोले तो विद्युत अपघट्य को मिला देते हैं। बच्चों विद्युत अपघट्य क्या करता है, इस पार्टिकल के ऊपर जो आवेश है उसको उदासीन कर देता है। ये दो बच्चों यहाँ पे पार्टिकल आ गया, और बच्चों अब इस पार्टिकल के ऊपर कोई आवेश नहीं है। अगर बच्चों पार्टिकल्स के ऊपर आवेश नहीं होगा तो क्या होगा, पहले पार्टिकल्स के ऊपर आवेश था तो सभी पार्टिकल्स एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते थे, एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते थे, तथा ब्राउनियन गति होती रहती थी, जिगजैग गति होती रहती थी। लेकिन आपने कोलोइडल पार्टिकल्स के आवेश को उदासीन कर दिया, जिससे अब सारे पार्टिकल्स पेंदे के अंदर नीचे बैठ जाएंगे। अब जिगजैग गति नहीं करेंगे वो, अब वो ब्राउनियन गति नहीं करेंगे, और सारे पार्टिकल्स का पेंदे में बैठ जाना, इसी का बच्चों नाम क्या है, अवक्षेपण नाम है इसका। समझ रहे बात को। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पर जल स्नेही कण जो होता है उसके चारों तरफ वाटर पाया जाता है। तो अगर आप इसका डिहाइड्रेशन कर देते हो, अगर आप इसका डिहाइड्रेशन कर देते हो, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन, तो बच्चों डिहाइड्रेशन करने पर मतलब निर्जलीकरण करने पर, देखो बच्चों हमने क्या किया, इस पानी को यहां से हटा दिया। अब देखो बच्चों आपके पास में क्या आ गया, एक ऐसा कण आ गया जिस पर, एक ऐसा कोलोइडल कण आ गया जिस पर आवेश उदासीन है, जो इकट्ठा हो गया। अब आप इसको लिखोगे कैसे वो सुन लो। कोलोइडल कण अवक्षेपण का गुण भी दर्शाते हैं। अवक्षेपण का मतलब होता है कि कोलोइडल के कण जो होते हैं, ये कोलोइडल कण सॉल्यूशन के अंदर पेंदे में भी आ सकते हैं। उसके लिए क्या होता है, उस कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स पर जो आवेश होता है उस आवेश को उदासीन करना पड़ता है। और कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर जो आवेश है उसको उदासीन करने के लिए हम विद्युत अपघट्य का उपयोग करते हैं। ये विद्युत अपघट्य सॉल्यूशन में जाकर कोलोइडल पार्टिकल्स के आवेश को उदासीन कर देते हैं। और अगर ये कोलोइडल पार्टिकल्स के आवेश को उदासीन कर देते हैं तो फिर उसके बाद में क्या होता है, फिर उसके बाद में कोलोइडल पार्टिकल्स पात्र में पेंदे में बैठ जाते हैं। बात समझ रहे हैं। अगर ये पार्टिकल्स जल नहीं है तब तो आपको जल को बाहर निकालने के लिए निर्जलीकरण करना पड़ेगा, और अगर ये पार्टिकल्स जल विरोधी है तो आपको डिहाइड्रेशन की जरूरत नहीं है। इसीलिए बोलते हैं कि जल स्नेही, बोले तो हाइड्रोफिलिक का अवक्षेपण कठिन होता है, कठिन होता है। तो बच्चों जल स्नेही का अवक्षेपण कठिन क्यों है, जल स्नेही का अवक्षेपण कठिन क्यों है, क्योंकि साहब जल स्नेही का अवक्षेपण करने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा पद की जरूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। जबकि हाइड्रोफोबिक पदार्थ जो होते हैं इनके लिए डिहाइड्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ये बच्चों यहाँ पे इसका नेक्स्ट कैरेक्टर था। इसका बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कॉपी में नोट कर लेना ताकि आपको याद रहे। इसके बाद में नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ये बच्चों अपने यहां पर कोलोइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज पूरी हुई। आगे देखते हैं। अब बच्चों इसके अंदर हम दो तीन जो बच्चों डेफिनेशन है उनकी बात करना चाहेंगे। जैसे एक बच्चों बात अपन इसमें करेंगे
जल की विशिष्ट ऊष्मा, जल की विशिष्ट ऊष्मा, इसको बच्चों बोलते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। इसकी बच्चों बात अपन यहां पे करेंगे। देखें, इस बात का मतलब बच्चों यहां पर यह है कि जल की विशिष्ट ऊष्मा का मतलब क्या है। बच्चों याद रखना, जल की विशिष्ट ऊष्मा का मतलब बच्चों यहां पर यह है कि आपके पास मान लो बच्चों पानी है, आपके पास में पानी है, जल है, तो बच्चों जल के तापमान को, जल के तापमान को, जल के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, जल के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो होती है, आवश्यक ऊर्जा जो होती है उसको बच्चों बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। तो बच्चों विशिष्ट ऊष्मा जो है वो क्या होती है, जल के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक जो बच्चों ऊर्जा होती है उसको बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। बच्चों याद रखना, मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट, सबसे ज्यादा जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो होती है लिक्विड अमोनिया की, अर्थात जो तरल अमोनिया होती है, जो लिक्विड अमोनिया होती है, उस लिक्विड अमोनिया की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद नंबर 2 पर मतलब सब मैक्सिमम, ये तो अधिकतम, ये उप अधिकतम, उप अधिकतम स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट जो है ये बच्चों किसकी होती है, H2O की होती है, वाटर की होती है। अर्थात जल की विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होती है, अधिकतम तो नहीं कह सकता लेकिन ज्यादा होती है। हाँ, ये आप कह सकते हो कि अधिकतम के बाद मतलब उप अधिकतम, मतलब सब मैक्सिमम जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो किसकी होती है, जल की होती है। अधिकतम बच्चों विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है, अधिकतम विशिष्ट ऊष्मा होती है द्रव अमोनिया की। और द्रव अमोनिया के बाद, द्रव अमोनिया के बाद अधिकतम जो विशिष्ट ऊष्मा है वो बच्चों किसकी होती है, जल की होती है। इसके लिए बच्चों इसका मान होता है 1 कैलोरी, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। अर्थात बच्चों जल के लिए जो विशिष्ट ऊष्मा का मान है वो कितना होता है, 1 होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। अगर बच्चों आप इसको जूल में लिखना चाहो तो जूल में क्या हो जाएगा, जूल में हो जाएगा S बराबर 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ये बच्चों यहाँ पे विशिष्ट ऊष्मा का मान जो है वो जूल में है, ये कैलोरी में है। मेनली हम लोग जो विशिष्ट ऊष्मा लिखते हैं वो लिखते हैं कैलोरी के अंदर 1। इसके बाद में अगला जो बच्चों अपना यहाँ पे टॉपिक है, जो कि इस यूनिट में अपनी लास्ट टॉपिक है, ये रहेगी वाष्पन की ऊष्मा, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ओके, नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे जो है वो है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसको बच्चों बोलते हैं वाष्पन की ऊष्मा, वाष्पन की ऊष्मा, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसका मतलब बच्चों यहां पर यह है, जैसे आपके पास में 1 ग्राम लिक्विड है,
1 ग्राम द्रव है। इस 1 ग्राम द्रव को आपको बदलना है वेपर के अंदर, गैस के अंदर। ठीक है, तो 1 ग्राम लिक्विड को 1 ग्राम वेपर या 1 ग्राम गैस के अंदर बदलने के लिए आपको जितनी ऊर्जा चाहिए होती है उसको बच्चों बोलते हैं वाष्पन की ऊष्मा। तो कहने का क्या है, 1 ग्राम द्रव को गैस में बदलने के लिए अगर पानी है, अगर 1 ग्राम पानी है तो उसको वाष्प के अंदर बदलने के लिए, तो बच्चों याद रखना 1 ग्राम लिक्विड को 1 ग्राम जल को वाष्प में अथवा गैस में बदलने के लिए आपको जितनी ऊर्जा चाहिए, आपको जितनी ऊष्मा चाहिए होती है उसको बच्चों क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वाष्पन की ऊष्मा। और जो बच्चों वाष्पन की ऊष्मा होती है, इस बच्चों वाष्पन की ऊष्मा का बच्चों मान होता है 540 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 540 कैलोरी। अर्थात जल के वाष्पन की जो ऊष्मा है, जल के वाष्पन की जो ऊष्मा है वो बच्चों कितनी है, 540 कैलोरी है। समझ गए बात को। अर्थात अगर आप के पास में पानी है और वो पानी अगर द्रव अवस्था में है तो उस पानी को वाष्प के अंदर बदलने के लिए आपको 540 कैलोरी की आवश्यकता होगी। लेकिन शर्त है वो पानी जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो। जैसे मान लो बच्चों आपके पास नॉर्मल पानी है, तो नॉर्मल पानी को अगर आप 540 कैलोरी ऊर्जा दो तो वाष्प नहीं बन सकती। आपके पास वो पानी है जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का है, उबलता हुआ पानी है, उसको वाष्प में बदलने के लिए आपको 540 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता है। अगर आपको जैसे मान लो बच्चों आपके पास में पानी जो है सपोज वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो आपको पहले तो उस 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी को ले जाना पड़ेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, फिर बच्चों आपको वहां पर देनी है वाष्पन की ऊष्मा। तो उस केस में बच्चों वाष्पन की ऊष्मा हो जाएगी 640 कैलोरी। ठीक है, ये बच्चों यहाँ पे कंडीशन है। ओके, ये बच्चों अपना यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर था वो पूरा हुआ। अब इसके बाद में अगला जो चैप्टर है उसका मलका सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखो बच्चों, इस चैप्टर में हमने पढ़ा जल के बारे में और विलयन के बारे में। जल जो है उसकी बच्चों आकृति होती है वी शेप, अर्थात बीच में क्या होता है ऑक्सीजन, दो बच्चों उसमें क्या थे, हाइड्रोजन थे परमाणु। जल जो है बच्चों, उसके बारे में एक बात मैं आपको बताता हूं। देखो, जल का जो अणु होता है ये बच्चों डाइपोल, डाइपोल समझते हो, द्विध्रुव है। जल का जो अणु होता है ये बच्चों जल का अणु डाइपोल के समान, द्विध्रुव के समान कार्य करता है। अर्थात जैसे बच्चों जल है इस तरीके से, तो आपको पता है हमने बात की थी फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि जल का जो अणु है उसमें ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जो इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता होती है वो ज्यादा होती है, जिससे ऑक्सीजन बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है। अतः यहाँ पे आंशिक ऋणावेश, यहाँ पे आंशिक धनावेश आता है। बच्चों इस बंद के अंदर भी क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन होंगे और इस बंद के दोनों इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन अपने तरफ आकर्षित करता है, जिससे इस ऑक्सीजन के ऊपर वही आंशिक ऋणावेश आ गया और बच्चों हाइड्रोजन के ऊपर आंशिक धनावेश आ गया। तो देखो बच्चों यहाँ पे इस तरफ तो क्या है माइनस, इस तरफ क्या है प्लस। और अगर किसी अणु में एक तरफ माइनस हो एक तरफ प्लस हो तो बच्चों वो काम करता है द्विध्रुव के समान, वो बच्चों काम करता है डाइपोल के समान। तो हम कह सकते हैं कि जल का जो अणु है, जल का जो अणु है वो डाइपोल के समान काम करता है। बच्चों एक बात अपन यहाँ पे और करते हैं, जैसे
ह्यूमन जो है, मनुष्य जो होता है, इस मनुष्य का तापमान नियत रहता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ये बच्चों कुछ एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो मनुष्य का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहता है और इसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करने में सहायता प्रदान करता है जल। जल की विशिष्ट ऊष्मा, जल की विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होती है। यही कारण है कि जल की विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होने से, जल की विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होने से मनुष्य के तापमान के नियमन के अंदर भी सहायता मिलती है। प्रश्न आता है कि मनुष्य के तापमान के नियमन में कौन सहायक है? तो आप इसका आंसर दे सकते हो, मनुष्य के तापमान के नियमन में सहायता प्रदान करता है जल की उच्च विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है बच्चों, एक बात तो यहां पर ये है। दूसरी बात, जल के अंदर बच्चों एक प्रॉपर्टी और होती है। जल की प्रॉपर्टी होती है तनन क्षमता, तनन सामर्थ्य, टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये जो क्षमता है वो भी पानी के अंदर होती है। कैसे? जल के जो अणु होते हैं, इन जल के अणुओं के बीच में आकर्षण होता है, इसको बोलते हैं सहसंजन बल। अर्थात जल के अणुओं के बीच में जो आकर्षण होता है, उस बच्चों आकर्षण को हम लोग क्या बोलते हैं? सहसंजन बल बोलते हैं। जिससे अगर एक अणु ऊपर जा रहा है तो ये अणु अपने पीछे वाले अणु को अपने आप आकर्षित करके ऊपर लेके चला जाएगा। इसको बच्चों बोलते हैं हम लोग तनन सामर्थ्य, टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो जल होता है, उस जल के अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, उसमें तनन सामर्थ्य होता है, जिससे जल का एक अणु अगर ऊपर चढ़ता है तो वह अणु दूसरे अणु को आकर्षित करता है, जिससे ऑटोमेटिकली ये ऊपर की तरफ मूव होता है। एक बच्चों वाटर जो है उसमें सरफेस टेंशन भी होता है, जल में होता है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। बच्चों सरफेस टेंशन के अंदर क्या होगा? जैसे जल जो है उसका बेसिक मतलब होता है H2O। अब ये जो H2O है वो बर्फ के रूप में भी हो सकता है, वो पानी के रूप में भी हो सकता है, और वो वाष्प के रूप में भी हो सकता है। लेकिन बच्चों याद रखना, वाष्प की तुलना में द्रव के अंदर, वाष्प की तुलना में द्रव के अंदर जल के अणु पास पास होते हैं, और जल के अणु द्रव में पास पास होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि बच्चों उनमें क्या पाया जाता है? पृष्ठ तनाव पाया जाता है। बच्चों याद रखना, आगे पढ़ेंगे हम रसारोहण। रसारोहण के अंदर तनन सामर्थ्य और पृष्ठ तनाव बच्चों दोनों ही क्या होते हैं? सहायक होते हैं। अर्थात रसारोहण का मतलब क्या होता है? पानी का पादप में ऊपर चढ़ना। अगर बच्चों पानी ऊपर चढ़ता है तो उस पानी के अंदर तनन सामर्थ्य होता है, अणुओं के बीच में आकर्षण होता है, जिससे अगर एक अणु ऊपर जाएगा तो दूसरा अणु भी ऊपर चला जाएगा। तो बच्चों हम यहाँ पे कह सकते हैं कि तनन सामर्थ्य और पृष्ठ तनाव दोनों जो है वो रसारोहण के अंदर सहायता करते हैं। हालांकि हम रसारोहण की डीपली बात करेंगे अगले यूनिट के अंदर, तो आप इसको डीपली समझ जाओगे। ओके, ये बच्चों अपना यहाँ पे आज फर्स्ट यूनिट के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर वो पढ़ा हुआ। थैंक यू।